बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, यानी कि ऑर्गेनोग्राम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एजेंडा है कि आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी कंपनीज वगैरह के बाद टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर मतलब कि किस तरह, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये नहीं कि ऑटोमेटिकली बने, बल्कि वो डिफरेंट स्मॉल पार्ट से मिलकर जो है वो बनती है। स्ट्रक्चर मतलब कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर है, जैसे कि घर का स्ट्रक्चर होता है, किसी भी इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी स्ट्रक्चर होता है, इसमें डिफरेंट चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्या, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जितना टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे ये थोड़ा बहुत इसमें टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में हम बेसिक इसका जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज थोड़ा डिटेल के साथ देखेंगे, यानी कि हाई लेवल पे इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि एक डेलिब्रेट अरेंजमेंट लोगों की होती है जो यानी कि किसी भी पर्पज़ के लिए, यानी कि टू कम्प्लीट सम स्पेसिफिक पर्पजेज हैं, यानी कि कोई भी लोग होते हैं वो इकट्ठे मिलकर कोई भी काम करते हैं, यानी कि कोई भी उनका स्पेसिफिक पर्पज़ होता है जिसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। यानी कि ये डेलिब्रेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल्स होती है, कोई भी जो किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई, यानी कि कोई भी एक अकेला आदमी वो कंप्लीट वर्क नहीं कर सकता। अगर एक बंदा काम करना चाहे तो वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाए, यानी कि वो अपना कोई भी गोल अचीव नहीं करता। लेकिन अगर वो सारे लोगों को मिला दिया जाए तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ये तो हमने सिंपल सी जो है डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी कि टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में। तो इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी हमने पढ़ी थी, यानी कि ये हैव अ डिस्टेंट पर्पस, यानी कि गोल होता है, कोई भी कंपोज्ड ऑफ पीपल होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ लोग जुड़े होते हैं, और हैव अ डेलिब्रेट स्ट्रक्चर। तो ये तीन हमने इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखी थी। तो आज हम जो है इसमें यानी कि देखने वाले हैं या प्रोफेशनल प्रैक्टिस में थोड़ा डिटेल के साथ देखते हैं। तो इसमें यह यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक, अगर एक वर्ड में इसको जानना चाहे तो ये एक एंटिटी होती है। एंटिटी मतलब कि कोई ना कोई शख्स, एंटिटी मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमें सर्विस प्रोडक्ट वगैरह प्रोवाइड जो वो करती है। तो आप देखें यहाँ जो है ये एक जो है इम्पॉसिबल टू लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी विदाउट क्लोज कंटैक्ट विद अदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो उसका लोगों के साथ तल्लक ज़रूर होता है, वो बगैर तल्लक के नहीं हो सकती। यानी कि जैसे कि जो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूटिलिटी, गवर्नमेंट, ये लोकल गवर्नमेंट, ये डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विस, कमर्शियल इंडस्ट्री कंपनीज एंड सो ऑन, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं। देखिए आप कोई भी, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जहाँ तो लोग वहाँ वर्क कर रहे होंगे, और नहीं तो जो लोग वहाँ वर्क नहीं कर रहे वो उसकी सर्विसेज या प्रोडक्ट वगैरह को यूज़ कर रहे होंगे। जैसे कि सॉफ्टवेयर हाउस में लोग हुए, वो कुछ लोग तो वहाँ काम करते हैं और कुछ लोग वहाँ के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ वहाँ पढ़ाते हैं। तो सिंपल बात ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बगैर लोगों के नहीं हो सकती, उसका लोगों के साथ अलग लाजमी होता है। सिंपल अगर यहाँ जो बात देखी है तो वो ये आती है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक एंटिटी है जो कि सर्विस और गुड्स प्रोवाइड करती है, और कलेक्शन ऑफ पीपल्स इसको कह सकते हैं। उसके बाद लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ जाती है। तो लीगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल आ जाते हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो इंडिविजुअल मतलब कि उसमें यह है एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने कॉन्ट्रैक्ट लाजमी तौर पर ही करना होता है किसी, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है तो उसने गवर्नमेंट वगैरह के साथ या किसी लोगों के साथ आपस में उसका किसी न किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। गवर्नमेंट के साथ तो लाजमी होता है, बेशक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है, कोई किसी किस्म की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई शॉप वगैरह खो रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसका गवर्नमेंट के साथ लाजमी कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद ट्राइड फॉर क्राइम मतलब कि लेकिन जो उसने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के वो फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, ट्राई फॉर क्राइम्स वगैरह के। जैसे कि इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं पाकिस्तान में शराब बेचना जो हराम है, लेकिन अगर कोई बंदा शराब वगैरह जो बेचता है वो क्या है, ट्राई फॉर क्राइम्स का मतलब कि वो लॉज को फॉलो नहीं कर रहा, इलीगल काम नहीं कर रहा। तो लीगल फॉर्म्स है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इस ये बात कर रहे हैं। तो अगर कोई ट्राई फॉर क्राइम्स करेगा तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया होगा किसी के गवर्नमेंट वगैरह के साथ, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट
किया वो लॉ को फॉलो नहीं करके बल्कि उसके खिलाफ चल रहा होगा। तो जैसे कि ये मैं अभी आपको बताइए, तो उसको जो इसमें जो भी काम करना होगा वो लॉ के अंदर रहते हुए करना। उसके बाद सुसाइड आ जाता है। सुसाइड में मतलब कि मुकदमा वगैरह आता है, जैसे कि कोई गलत काम करे, जैसे अभी हमने शराब की एग्जाम्पल दी, पाकिस्तान में बेचना हराम मुसलमानों पर, अगर वो बेचेंगे तो लोग उस पर जो है वो सुसाइड वगैरह करवा सकते हैं, यानी कि मुकदमा उस पर चलवा सकते हैं। उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इम्पोज ड्यूटीज ऑन द इंडिविजुअल वगैरह। तो इन पार्लियामेंट के बारे में ये भी हम बाद में ये आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ये इन्वॉल्व वगैरह यानी कि जो जितनी भी चीज़ें हैं ये इंडिविजुअल वगैरह पर जो इम्प्लीमेंट वगैरह जो की जाती हैं वो सारी चीज़ें इसमें जो पार्लियामेंट्स होती हैं, यानी कि सुसाइड वगैरह, ये ट्राइड फॉर क्राइम इसमें आ जाती है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन वगैरह आ जाती है। इनकॉर्पोरेशन होती है, ये हमारे पास लैटिन वर्ड निकला कॉर्पस। कॉर्पस एक लैटिन वर्ड वहाँ से आया, तो इसका मेकिंग इनटू बॉडी, इसका मतलब इनकॉर्पोरेशन मेकिंग इनटू बॉडी आता है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गिवन लीगल एग्जिस्टेंस थ्रू अ प्रोसेस। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो इनकॉर्पोरेशन है इंडिविजुअल वगैरह के तौर पर नहीं होती, बल्कि ये एक पूरे के पूरे जो लीगल प्रोसेस से गुजर कर ये बढ़ाई जाती है। यानी कि ये किसी एक बंदे का काम नहीं होता, ये बहुत बड़ी यानी कि एक कंप्लीट प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बाकी सिर्फ सिंपल बताने के ये कि एक लीगल प्रोसेस से मिलकर जो है बनती इनकॉर्पोरेशन। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल से बता देता हूँ कि जो ऐसे शहरों में क्या होता है कि जो दुकानें होती हैं, शॉप्स, उनके सामने जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो लगाते हैं, बर्गर वगैरह बेचते हैं, इस तरह की सामने चीज़ें जो कंटे हैं वो अपनी चीज़ें रख के बेचते हैं। अब इनकॉर्पोरेशन क्या वहाँ से वो उनका सामान वगैरह जो उठा कर ले जाती है, वो जो बाहर लगा रहे होते हैं सड़क पे, तो वो एक बंदे का काम नहीं है। अगर देखें वो एक बंदा काम कर रहा है तो ऐसा नहीं होता कि वो ये कोई बंदा आया और किसी की चीज़ उठा कर ले गया और अपनी दुकान ओपन करता, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये एक गवर्नमेंट की यानी कि इनकॉर्पोरेशन गवर्नमेंट चला रही है, तो इसमें पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस पर पीछे चल रहा है। ये नहीं कि एक बंदे का काम है, ये ऐसे वैसे नहीं होता। अगर एक का तो ये तो फिर काम चलेगा ही नहीं। तो इनकॉर्पोरेशन मतलब कि एक इसमें जो लीगल एक्सटेंशन मतलब कि कंप्लीट प्रोसेस इसके बैकग्राउंड पे चल रहा था, और ये किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं होती, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के तौर पर इनकॉर्पोरेशन ली जाती है। तो उसके बाद हम मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं इनका कॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि इनकॉर्पोरेटेड रॉयल कैरेक्टर्स वगैरह इसमें ऐड होता है। IET, BCS, IMECH, RAS वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे चीज़ें यानी कि BCS ये हम जो यानी कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह में पढ़े थे, IEEE पढ़ा था। इसके अलावा हम ACM वगैरह के बारे में जो है वो डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है IET स्टैंड फॉर कहता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसको यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वगैरह के में ये BCS को बहुत डिटेल के साथ जो हमने देखे थे, इसके यानी कि इसके 4 टायर्स वगैरह भी देखी। तो BCS मतलब कि ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी जो है हमने जो है वो इसको, तो ये सारे जो है वो स्टैंडर्ड्स जो बताए गए हैं। जैसे कि IMECHE आ रहा, तो I का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूट, और MECH मतलब कि मैकेनिकल, और E से मतलब इंजीनियर्स। तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह। तो ये और भी होंगे, आप इनके बारे में जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि IEEE आपको मैंने बताया, या फिर वो और ACM वगैरह कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह के बारे में आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये इन डिटेल के साथ IEEE देखा था, ACM के बारे में BCS डिटेल के साथ देख चुके हैं। बाकी ये भी हैं, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं। कहें कि इन सारी चीज़ों से मिलकर इनकॉर्पोरेशन जो है वो बनाई जाती है। उसके बाद एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट इसमें आ जाते हैं, यानी कि कैनेडियंस कंट्री काउंसिल इसमें इंक्लूड होती है। इसके उसके बाद हमारे पास जो 1985 और 1918 यानी कि 1989 में जो है ये भी इंक्लूड, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जितनी भी थी इनको भी इनकॉर्पोरेशन में इंक्लूड किया गया, यानी कि ये भी इनका पार्ट्स होते हैं। तो प्राइवेट पब्लिक है, तो ये आगे हम जो है इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ये आगे हमारे पास आएंगे डिटेल के साथ। देखते हैं पब्लिक और प्राइवेट क्या आने वाले। उसके बाद टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। सबसे पहले सोल ट्रेडर्स वो होते हैं जो कोई भी एक बंदा जो अकेला काम कर रहा है। पहले तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी जो लोग होते हैं वो जो काम कर रहे थे वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे। कुछ होते हैं अगर नॉन कमर्शियल बाद में देखेंगे। जो यहाँ जो देख रहे हैं वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है वो अपने फ़ायदे के लिए वो बनाई जा रही होती है, यानी कि वहाँ उसको एडवांटेज लेने के लिए, तो यानी कि कुछ ना कुछ कमाने के लिए। तो सोल्स ट्रेडर्स होते हैं जो यानी कि लोकल शॉप होता है या प्लम्बर वगैरह होता है, यानी कि कोई अकेला आदमी जो होता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी शॉप वगैरह ओपन कर रहे हैं, कुछ भी जो है वो ओपन कर रहे हैं अपने प्रॉफिट कमाने के लिए। जैसे कि आपका आगे दुकानें शॉप्स वगैरह आपको देखने को मिलती है लोकल। उसके बाद पार्टनरशिप होती है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो मिलकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप। मतलब कि जैसे डॉक्टर, लॉयर्स और अकाउंटेंट्स वगैरह थे, तो
जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, 2-4 डॉक्टर मिलकर क्या करते हैं, कोई हॉस्पिटल वगैरह जो है वो ओपन कर खोल लेते हैं, तो ये इसमें आ जाता है। उसके बाद लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज होती हैं। तो यानी कि कंपनीज में आते हैं प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं वो यानी कि वो किसी को यानी कि प्राइवेट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो सिर्फ प्राइवेट लोगों के पास ही होती हैं, जिन लोगों ने बनाई होती है उनके पास होती है। तो आपका पब्लिक में कोई भी शेयर जो है वो परचेज कर सकता है, जो ये आगे इनके बारे में देखते हैं। उसके बाद मजीद इनको डिटेल के साथ 1 बाय 1 देखते हैं। तो सोल ट्रेड आ, तो अब सोल ट्रेडर्स होता है, जो सोल ट्रेडर्स होता है ये आपको बता चुका हूँ, ये इंडिविजुअल होता है, यानी कि एक बंदा खुद ही से शॉप वगैरह ओपन कर रहा है, कुछ भी जो वर्क कर रहा है। अब फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, जो भी होगा वो उसी को होगा, यानी कि वो उसी का जो यानी कि उसकी लाइबिलिटीज़ वगैरह जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी सब कुछ उसी का होगा, क्योंकि वो अकेला है और खुद ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होल्ड की है। तो इसलिए जो रिस्क वगैरह होंगे वही उसी के होंगे, उसी को फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा हो रहा है तो सारा उसी को जाएगा, अगर नुकसान हो रहा है सारा उसी का होगा, सब कुछ उसी को आएगा। तो आप देखें जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वगैरह जो वर्क करते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल जाएगा शॉप वगैरह ओपन के, वहाँ वो एम्प्लॉयज़ रख भी सकता है, नहीं भी कुछ यानी कि शॉप वगैरह पे लोग खुद ही वर्क कर रहे हैं, और कुछ पे जो है वो एम्प्लॉयज़ वगैरह भी रखते हैं। तो ये इस पर डिपेंड का क्या करता है, लेकिन ये बेसिक जो बिजनेस होता है वो इंडिविजुअल का होता है। तो पार्टनरशिप भी आपके 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो इसमें यानी कि जो एट आर रिक्स, यानी कि इसमें जो रिक्स वगैरह था, क्योंकि मैं इससे सोल ट्रेडर के बारे में बता दूँ, सोल ट्रेडर में सिर्फ एक ही बंदे का रिक्स वगैरह, वो एक ही बंदा जो है वो कोई भी कारोबार अपना जो ओपन करता है। लेकिन यहाँ जो उसी तरह यानी कि सिमिलर टू ट्रेडर, बट ये 1 पर्सन से ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा पर्सन का लोगों का रिक्स होता है। यानी कि कुछ यानी कि पार्टनरशिप है कुछ लोगों की, तो उनमें 2 यानी कि एक का 60% कर लें और एक का जो 40% कर लें, जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह की उस हिसाब से उनको फ़ायदा नुकसान वगैरह जो होता है। यानी कि इसमें डिफरेंट, अगर 3 लोग हैं तो वो उन्होंने उस हिसाब से अपना जो है डिवाइड किया, यानी कि कुछ भी डिवाइड कर दें, 33% भी डिवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है वो कितना जो है डिवाइड करें, यानी कि 2 लोगों का 20-20 है और एक पर्सन का यहाँ 60% भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कितना होता है। तो इसमें इनफ्लेक्सिबल इन नॉर्मल इन कमर्शियल वर्ल्ड्स वगैरह, यानी कि मूवमेंट, इसमें मूवमेंट ऑफ की पर्सनल टू रिक्स वगैरह थी। तो नॉर्मली जो यहाँ जो प्रोफेशन वगैरह करते हैं वो डॉक्टर वगैरह या लायर वगैरह आपको मैं बता चुका हूँ, जो पार्टनरशिप का जो वर्क करते हैं। तो इसमें जो है ये 2 रिक्स वगैरह मतलब यानी कि मुख्तलिफ लोग होते हैं उनका आपस में शेयर होता है। तो अब हर एक की सोच अपनी होती है, जो इसमें जो हर एक अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि ये काम करते हैं, कहते हैं ऐसा ठीक होगा तो ऐसा। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा रिक्स है कि इंडिविजुअल में इतना रिक्स नहीं होता काम, क्योंकि वो एक ही पर्सन उसने डिवीजन ले रहा होता है। जबकि यहाँ जो आपस में ही उनके जो रिक्स होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बहुत उससे इंडिविजुअल की निस्बत ये यानी कि जो सोल ट्रेडर पर आता है उसकी निस्बत ये ज़्यादा रिक्स होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा इस थ्योरी में, लेकिन वो आपको कुछ सिनेरियो दे दिया जाएगा गिवन, और आपको बताया आपसे पूछा जाएगा कि ये पार्टनरशिप स्ट्रक्चर है या फिर इंडिविजुअल्स है या फिर आगे कंपनीज है, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज कि किस तरह का ये स्ट्रक्चर वगैरह है जो आपको बताना होगा, या फिर ये सब ये हमारी जो। इसके अलावा अगर आप बुक में ये हमारे पास जो पार्ट ये सारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये बुक का चैप्टर नंबर 2 है, आप वहाँ से इसको सारे जो है डिटेल के साथ जो पढ़ सकते हैं, ये इसके बारे में जान सकते हैं। तो क्योंकि स्लाइड में पूरा चैप्टर तो नहीं कवर, लेकिन उसकी बेसिक जो चीज़ें सारी हैं वो इंशाल्लाह कोशिश यही की जा रही है कि उनको कवर किया जाए। अब हमारे पास कंपनीज़ क्या होती हैं इसको देखते हैं। तो कंपनीज़ सबसे पहले इसमें हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज आती हैं। यानी कंपनीज में बात करें 2 तरह की कंपनी होती है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम से, यानी कि ट्रेड्स शेयर टू पब्लिक्स। तो पब्लिक कंपनी में ये होता है कि ये नॉर्मली जो है गवर्नमेंट की जो है ये बनाई जाती है, यानी कि ये जितने भी इसके शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो पब्लिक यानी कि उसको पब्लिक कोई भी उसको परचेज कर सकता है। पब्लिक के साथ इसका सारा जो पब्लिक होती है, इनके आवाम के साथ इसका सारा तल्लुक है, यानी कि आप में से भी कोई भी जो गवर्नमेंट ने कोई जो कंपनीज वगैरह बनाई है किसी लोकली वगैरह, तो आप भी वहाँ से कोई भी वो परचेज कर सकते हैं। ये नहीं कि ये आप वगैरह परचेज नहीं करते। तो कोई भी कॉम ग्लोबली आपको बता चुका कि पब्लिक में ये होता है कि कोई भी आप अनलिमिटेड लोग जो होते हैं वो परचेज कर सकते हैं कंपनीज वगैरह, यानी कि जो कंपनीज वगैरह बनाई गई हैं उसमें जो लॉस होगा प्रॉफिट होगा, जितना आपने शेयर खरीदा होगा उस हिसाब से आपको जो है वो होगा। तो यानी कि इसमें कोई भी बंदा जो है वो कोई भी शेयर जो है वो खरीद सकता है, इसमें ये कहा है। और प्राइवेट में ये होता है कि यानी कि इसमें कोई ये प्राइवेट लोगों यानी कि अगर 4 लोगों ने मिलकर कंपनी कोई बनाई है तो वो उन्हीं के दरमियान आपस में शेयर उनके वो खरीद सकते हैं, इसके अलावा कोई और बंदा ये नहीं किसी के। तो इसीलिए ये इसमें जो शेयर होते हैं वो लिमिटेड वगैरह होते हैं, ये कमर्शियल कंपनीज इसमें वगैरह आते हैं, लिमिटेड बाय ये सारी चीज़ें। तो
सिंपल इनमें वाज़ा तौर मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि ये पब्लिक जो कंपनीज होती हैं ये गवर्नमेंट लोकली गवर्नमेंट वगैरह बनाती है, और उसके बाद कोई भी अवाम में से कोई जो किसी भी और कंट्री का जो आम शहरी होता है वो उसके शेयर्स वगैरह खरीद सकता है। जब वो खरीद और यानी कि जो कंडीशन वगैरह होती हैं गवर्नमेंट वगैरह की या जो भी उसकी कंपनीज़ की, तो उसको उसके मुताबिक वो उसको खरीद सकता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो होता है कि यानी कि लिमिटेड जो जिन लोगों ने मिलकर बनाई वही आपस में, या फिर आपस में अगर वो बेचना चाहे तो वो बेच सकते हैं, किसी और को ऐड करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली जो लोग बनाते हैं कंपनी वही आपस में उसके शेयर वगैरह जो है वो करते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं होता। तो बाकी आप इंटरनेट से यानी कि पब्लिक प्राइवेट कंपनीज वगैरह कहते हैं डिटेल के साथ यानी कि इसको सर्च कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को आप सर्च करेंगे और आप भी अपना वहाँ जो है वो यानी कि शेयर खरीद सकते हैं। पब्लिक जो कंपनीज होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में इसकी सेल जो परचेजिंग वगैरह सब कुछ होती है, तो आप यानी कि पाकिस्तान में कौन कौन से उसको देख सकते हैं, और जो यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखें और वहाँ से आप जो है वहाँ से परचेज कर सकते देख सकते हैं इसके बारे में। यानी कि पब्लिक में, लेकिन प्राइवेट तो चार लोगों ने मिलकर बनाए तो वही आपस में उसके शेयर वगैरह जो है वो करेंगे। उसके बाद मजीद कंपनीज वगैरह में आ जाए, या यूनिलीवर जैसे कि कंपनी आजकल चल रही है, तो ये क्या एक प्राइवेट कंपनी है। तो ये कंपनी जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करती हैं। इसके डिविडेंड वगैरह होता है। डिविडेंड मतलब कि ये डिविडेंड मतलब एसेट्स को कहा जाता है। एसेट्स वो शेयर होल्डर्स के पास फिर मेंबर्स ऑफ द कंपनी भी हो सकते हैं। यानी कि 1 करोड़ रुपए की कोई कंपनी है, आप वहाँ जो है एक यानी कि 1 करोड़ की है, उसमें ये जो एसेट वगैरह वो शेयर होल्डर्स का हो सकता है, या फिर जो उसके मेंबर्स वगैरह होते हैं वो मिलकर न तो नॉर्मली ये शेयर होल्डर होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो 1992 का जो एक्ट था उसने अगर एक ही बंदा है तो वो ही अगर उसके शेयर वगैरह जो परचेज कर लेता है तो वही उसका मालिक होगा, तो यानी कि वो शेयर होल्डर होगा। तो सपोज जैसे कि 1 करोड़ की कोई भी और कंपनीज वगैरह बनाई है, अब वो 1 करोड़ की कंपनी वो एक ही बंदा उसको 1 करोड़ दे देता है, तो वो ही उसका शेयर होल्डर जो होगा और वही उसको पे जो है वो सेल कर रहा होगा। यानी कि जो एक बंदे ने देखें, एक बंदा 1 करोड़ की कंपनी थी, उसने पे कर दिया तो वो जाहिर सी बात है वही उसका शेयर होल्डर होगा। लेकिन अगर उसमें अगर कोई और बंदे भी इन्वॉल्व होना चाहिए तो वो हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बंदा ज़रूर होता है किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर। तो ये बात इसमें जो बताई जा रही है। तो इसके बाद हमारे पास मजीद इसके यानी कि ये टाइप वगैरह देखते हो, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में देख। तो कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आपकी कंट्री का होता है, तो ये भी इसी तरह जो हमारे पास है कंपनीज का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें 3 चीज़ें आती है, एक शेयर कैपिटल आता है, उसके बाद कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि वही चीज़, उसके बाद डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आती है। तो अब इनको 1 बाय 1 जो है देखते हैं, यानी कि शेयर कैपिटल वगैरह क्या आता है, ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 चीज़ें आती हैं तो उनमें शेयर यानी कि शेयर कैपिटल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। शेयर कैपिटल के यानी कि जो डिविडेंड के बारे में बात होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है, मतलब कि जो हम जो जिनको ऑथराइज कर चुके हैं वही होगा, ये जो हमने डिफाइन किया वो चीज़ इसमें इंक्लूड होगी। तो नंबर है नॉमिनल पर वैल्यू वगैरह, जैसे कि से 100 शेयर डॉलर्स, यानी कि $1 पर जो 100 यानी कि शेयर्स वगैरह तो ये डिफरेंट कंट्री के हिसाब से होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में आपको 10 रुपये का शेयर भी देखने को मिले, तो आप इसका जो चेक कर सकते हैं फिलहाल क्या चल रहा है। तो ये डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक शेयर है वो 10 रुपये में भी मिलता था, तो आप क्या रेट है आप इसको जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया इफ़ डेबिट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, एसिड्स शेयर होल्डर लॉस शेयर, तो इसका मतलब इस लाइन का ये है कि लेकिन जो शेयर होल्डर होता है, अगर शेयर होल्डर के यानी कि जो एसेट वगैरह से जो यानी कि उसका जो पैसा लोगों को जो उसने देना होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वो लॉस में चला जाता है। तो सिंपल सी बात है, यानी कि एसेट वगैरह से ज़्यादा जब उसका यानी कि लोगों के पास पैसा जो उसने देना होता है, उसके पास इतना किसी के बंदे के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने एसेट वगैरह को बेच कर भी वो जो पैसे जो पूरे कर पाए। तो जब वो इस तरह के पैसे अपने पूरे नहीं बने, यानी कि उसके डेबिट्स ज़्यादा हो जाते हैं एसेट से, तो फिर वो उसके जो शेयर्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं, यानी कि वो इतने यानी कि यानी कि उसको फिर अपने शेयर जो है वो देना ही छोड़ना ही पड़ते हैं क्योंकि उसके पास पैसा। तो कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ें आती हैं, एक सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरी चीज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और तीसरी शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये हम जो बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत डिटेल के साथ इस पर जो है वो ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब तो उनको वादा वादा जो होता है वो लिखा है। तो यानी कि जो मेमोरेंडम में रिटर्न डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो आर्टिकल एसोसिएशन 1 बाय 1 को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ जाता है।
तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है इसके में कंपनी का नाम वगैरह जो लिखा जाता है, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन वगैरह के यानी कि कौन से रूल्स रेगुलेशन वगैरह होंगे किसी भी कंपनी, वो उसमें कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि जो कंट्री है, जो कंट्री ऑफ यानी कि कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी जो बनाई जा रही है वो किस यानी कि किस कंट्री में वो रजिस्टर्ड वगैरह, उसके नाम, उसके ऑब्जेक्टिव, वो कंपनी के क्या क्या है, और उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज मतलब कि जैसे कि आप जो क्रेडिट वगैरह लेते हैं तो आप क्रेडिट वगैरह किस हिसाब से वो दिया जाएगा, क्या हिसाब किताब उसका होगा। उसके बाद ऑथराइज शेयर वैल्यूज, ऑथराइज नॉमिनल शेयर वैल्यू एंड नंबर। नॉमिनल शेयर वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि पाकिस्तान में 5 एक शेयर जो है वो 5 का हो सकता है, 10 का, 20 का, 15 का, आप क्या रेट चल रहा है आप वो देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ रेट्स इसके होते हैं। नॉमिनल शेयर का मतलब यही है कि एक रुपये यानी कि कितने पैसे में आप कितने शेयर जो है वो खरीद सकते हैं। तो आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल यानी कि आप 15 रुपये में एक जो है शेयर जो है वो खरीद सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्या रेट चल रहा है वो उस पर। तो आपको बताया कि आप इसके बारे में जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो मेमोरेंडम आपको बता दिया कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या लिखा जाएगा वो। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अब आर्टिकल एसोसिएशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो, उसमें रूल्स ऑफ शेयर कैपिटल होता है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वगैरह आते हैं, रूल्स वगैरह होते हैं एक। तो दूसरा उसमें ट्रांसफर शेयर आता है। ट्रांसफर शेयर होता है मतलब एक कंपनी है और कंपनी को कुछ शेयर अपना यानी कि बेचना चाह रहा है, यानी कि वो कंपनी को छोड़कर जाना चाह रहा है, तो वो अपने शेयर कैसे एक दूसरे बंदे को जो है वो शेयर करेगा यानी किसी को देगा, वो इसमें लिखा जाता है। उसके बाद मीटिंग्स ऑफ मेंबर यानी कि मुख्तलिफ मीटिंग्स आती है। यहाँ पे रूल्स गवर्निंग डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट, पावर ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है देखें, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा शेयर वगैरह जो खरीदता है, जो शेयर होल्डर्स वगैरह होता है, वो कंपनी को कभी भी नहीं चलाता। उसमें जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं वो कंपनी को चलाते हैं। तो यानी कि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह आता है। तो आप किसके पास कौन से डायरेक्टर के पास क्या पावर होगी, ये सारा इसमें आता है। तो डिविडेंड्स आपको बता दें यानी कि जो आपका पैसा होता है, जो कितना पैसा को शेयर वगैरह कर सकता है, तो जो इतने एसेट वगैरह जो वो लगा सकता है, तो ये बताया जाता है। उसके बाद रिजर्व में इसमें क्या चीज़ आती है, रिजर्व मतलब कि जो कंपनी बना रहा है, जो यानी कंपनी का जो मालिक है, जो भी है शेयर होल्डर है, वो अपने पास कितने जो है वो रिजर्व करता है और कितने लोगों को उसको डिविडेंड यानी कि एसेट वगैरह वो देता है। तो जो अपने पास वो रख लेता है खुद, वो जो लोगों में शेयर नहीं करता वो रिजर्व उसमें उसके आ जाते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट में ये आ जाता है कि यानी प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनर शेयर होल्डर, मतलब कि एक शेयर होल्डर है वो बहुत से मायने मतलब उसने बहुत ही कम शेयर होल्डर है, लेकिन ये नहीं कि उसका जो प्रोटेक्ट वगैरह इंटरेस्ट का नहीं किया जाता। बेशक वो बहुत कम ही उसने जो शेयर खरीदे हुए हैं, इसके बाद जितने बहुत ज़्यादा शेयर जो बंदा खरीदता है उसका भी उतना ही प्रोटेक्ट की जाती है, और जो बहुत कम शेयर खरीदता है उसकी भी उतनी ही प्रोटेक्ट की जाती है। यानी कि जो ज़्यादा शेयर खरीदा उसकी ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह होगी, जो कम खरीदा उसकी कम होगी, सबकी वैल्यू सेम होती है। उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह इसमें चेंज है। जनरल मीटिंग नीड्स 75%, मेजोरिटी 75% मेजोरिटी मतलब कि जैसे कि मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, उनको शेयर आपस में उन्होंने जो है वो खरीदे होते हैं। अब उनमें जो उन्हें कोई भी डिसीजन वगैरह करना होता है तो वो क्या करते हैं कि वो वोटिंग करते हैं कि ये काम करना है तो इसके लिए ये हो सकता है। अब जहाँ 75% मेजोरिटी आ जाएगी लोगों को, यानी कि जो जिस साइड पे ज़्यादा लोग होंगे वो बात मानी जाएगी। लेकिन अगर 50-50% होगा तो वो उसको वहीं जो है रिजर्व का यानी कि वहीं होल्ड करके उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। उसको रिजर्व बाद में वो डिस्कस किया है, वहाँ उसका कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, वो काम नहीं किया जाएगा। लेकिन जहाँ 75% मेजोरिटी बाव हो जाती है वहाँ कोई भी डिसीजन फिर लिया जाता है। तो इसमें डिफरेंट एग्रीमेंट्स वगैरह रिटर्न होते हैं। आप ये वोट वगैरह बता चुके हैं कि यानी कि 2-3-4 यानी कि कोई वोट किए जाते हैं कि वो उसके जो डिविडेंड्स वगैरह वो ख़त्म हो जाते हैं उनके लिए। तो वोट मतलब कि ज़्यादा लोग हैं तो कौन से लोग क्या वोटिंग कर रहे हैं वो सारा चीज़ें देखी जाती है। तो वोटिंग का आपको पता ही है इसमें क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके अलावा हमारे पास मजीद इसमें डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। हमारे पास शेयर होल्डर मतलब कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन के वो डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। मतलब कि जो जिसकी कंपनी होती है जिसके पास इतना पैसा था वो अपनी कंपनी को कभी भी खुद नहीं चलाता, वो उसके लिए डायरेक्टर्स वगैरह को रखता है। यानी कि डायरेक्टर्स को कहता है ये आपने चलाना है, इसका फ़ायदा नुकसान जो है आपने मुझे बताना है। यानी कि वो उसमें होता है कि कंपनी का एक तो जो डायरेक्टर रखा जाता है जो सिलेक्ट किया जाता है उसमें ये चीज़ें हैं जो भी आपको बताई जा रही हैं। यानी कि कंपनी वगैरह के नॉलेज वगैरह उसको पता नहीं, एक तो ईमानदार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें होनी
होनी चाहिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं। और उसके अलावा जो है वो जो डायरेक्टर होता है वो सेक्रेटरी भी हो सकता है, क्योंकि कुछ जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें सेक्रेटरी और जो डायरेक्टर अलग रहता है, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे एक चीज़ भी जो हो सकती है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से और क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है। तो इस बेसिकली जो भी मालिक वगैरह होता है वो खुद जो है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चलाता, बल्कि उसके लिए वो डायरेक्टर्स वगैरह का हायर करता है। उसके बाद हमारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 5 टोटल यूनिट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्शन था। प्रोडक्शन मतलब कि प्रोडक्शन में सर्विसेज वगैरह जो कंपनी या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी वगैरह इसमें आती है। क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब कि जो क्वालिटी होगी अच्छी है बुरी है क्या होगी, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट होते हैं। फंक्शनल यूनिट पहले मैं आपको बताऊँ, फंक्शनल यूनिट वो यूनिट होते हैं यानी कि एक बड़ी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जैसे कि होते हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में इस फंक्शनल यूनिट पर मैं रेडी ट्यूटोरियल बना वो आप देख सकते हैं। तो सेल्स और मार्केटिंग में क्या होता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो आपने जो भी चीज़ बनाई है उसकी मार्केट में जाकर बताना होता है उस चीज़ के बारे में। अगर तो आप उस चीज़ के बारे में ठीक तरह से लोगों को जो उसका नॉलेज दे पाएंगे, बता पाएंगे, तो आपकी चीज़ वो सक्सेस होगी। अगर लोगों को आप ठीक तरह से गाइड नहीं कर पाएंगे तो आपकी चीज़ वो इतनी सक्सेस नहीं होगी। फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि इसमें सिंपल सी बात है, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेटर का एक डिपार्टमेंट वगैरह होगा जो पे वगैरह के हिसाब से देखेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसको आर और डी के नाम से भी जाना जाता है। रिसर्च और डेवलपमेंट मतलब जो आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में आप मजीद सर्च करते हैं कि उसमें क्या क्या जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है। जब वो आप उस चीज़ के बारे में सर्च करते हैं कि ये चीज़ इसमें लाई जा सकती है, तो उसके बाद आप उस चीज़ को अगर उसमें अच्छी चीज़ होती है तो उसको डेवलप कर देते हैं। तो ये चीज़ आ जाती है। मजीद उसके ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आती है, यानी कि अभी ऑर्गेनाइजेशन जो एक कंट्री में नहीं होती वो हमारे पास जोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ कंट्रीज़ वगैरह में हो सकती है। जैसे कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट यानी कि पाकिस्तान में भी है, वो चाइना में भी है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज वगैरह होती हैं, जो जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन उसको कहा जाता है। जैसे कि पेप्सी वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है वो उसके प्रोडक्ट नेम और ऑर्गेनाइजेशन नेम हो, जैसे कि स्प्राइट है तो उसका जो है वो प्रोडक्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जबकि पेप्सी वगैरह के देखें तो उसकी वो सारी जो प्रोडक्ट वगैरह, तो एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट प्रोडक्ट वगैरह जो है बढ़ाती है। तो इसको जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका जो है डिफरेंट कंट्रीज़ वगैरह में ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट। उसको सेंट्रलाइज और वर्सेस सेंट्रलाइजेशन के बाद टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की सीरीज में बहुत डिटेल के साथ बताया, यानी कि सेंट्रलाइज वो है जो एक ही जैसे कि डायरेक्टर वगैरह एक ही बंदा जो डिसीजन वगैरह सब कुछ जो वो कर रहा था। जबकि डिसेंट्रलाइज में लोकली जो लोग होते हैं वो भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा डिसीजन तो नहीं ले सकते, कम डिसीजन वगैरह वो ले सकते हैं। ये हमने जो है वो डिस्कस किया बहुत डिटेल के साथ, ये तकरीबन 5 मिनट में इस पर ऊपर ही जो लगा चुका होता है। यानी कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या सिंपल यहाँ बता रहा हूँ कि सेंट्रलाइज वो होता है जो एक ही बंदा जो है वो डिसीजन ले रहा होता है किसी भी चीज़ को। जबकि डिसेंट्रलाइज में जो लोग नीचे भी उसके वर्क कर रहे होते हैं वो भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से डिसीजन नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिसीजन ले सकते हैं। जबकि सेंट्रलाइज में कोई भी बंदा यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से यानी कि एक ही बंदा जो है डिसीजन। तो आप सेंट्रलाइज का मतलब कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज यानी कि जो मैनेजर हुआ था वो डायरेक्टर वो डिसीजन ले रहा था। लेकिन डिसेंट्रलाइज के एग्जांपल है कि जैसे बिटकॉइन वगैरह, जैसे कि बिटकॉइन के बारे में आपको जो पता होगा, बिटकॉइन जो डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है यहाँ जो है वो यूज़ होता है। यानी कि बिटकॉइन मतलब कि एक बंदा जो होता है वो पता नहीं कहाँ बैठा है, किस मुल्क में, आप किसी को मार गया जिंदा है क्या है, लेकिन कोई कंसेप्ट नहीं है। उसने कितने अपने पास शेयर होल्डर रखे थे, कितने रखे, बाकी उसने वहाँ में डिवाइड कर दिया था। तो वो सारी चीज़ें तो आप वो एक बंदा नहीं उसको वो कोई भी उसको अपने डिसीजन वगैरह ले दो। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का जहाँ कंसेप्ट आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है कि किसी जो छोटे लेवल के लोग होते हैं उनको भी कहा कि आप ये डिसीजन थोड़ा बहुत ले सकते हैं, जबकि जो सेंट्रलाइज होता है वो जो बड़े हाई लेवल के लोग होते हैं वो डिसीजन ले। तो ये बिटकॉइन का जो कंसेप्ट है, वजह की बात है ये है कि जो बंदा था जिसने बिटकॉइन का जो कंसेप्ट लाया था उसने 10 मिलियन बिटकॉइन अपने पास ले, बाकी 21 लाख शेयर उसने जो है वो सप्लाई की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप इसके इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ भी सकते हैं बिटकॉइन का कंसेप्ट हुआ है। तो ये बंदा आजकल गवर्नमेंट यानी कि आज तक गवर्नमेंट को भी इसका पता नहीं चाहिए कहाँ बैठा क्या कर रहा है, सारा कुछ आपको बताती हूँ। तो इसमें देखा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये आप इसको सर्च कर। तो मैनेजमेंट क्या था, ये टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट वगैरह क्या होती है। यानी कि इसमें मुख्तलिफ टूल्स वगैरह यूज़ कर, मैनेजर वगैरह जो टूल्स भी यूज़ करते हैं वो टूल्स कौन कौन से, जो चार्ट वगैरह, जो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो ये क्रिटिकल पाथ नेटवर्क डायग्राम वगैरह जो है ये रिसर्च मेथडोलॉजी में मेरे आपकी सीरीज़ में सर्च किया, नेटवर्क डायग्राम वगैरह क्या एक्टिविटी डायग्राम के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो ये क्रिटिकल पाथ उसमें निकालते हैं ये सारा कुछ, और ये मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बता चुका हूँ। इसके अलावा हमारे पास जो है
यानी कि मैनेजर के डिफरेंट उस चीज़ें हो सकती हैं। जो मैनेजमेंट में प्रोडक्ट मैनेजर हो सकता है, जनरल मैनेजर हो सकता है, कॉर्पोरेट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर होता है कि वो जो उसकी प्रोडक्ट वगैरह होती है उसको इन्हांसमेंट वगैरह कैसे करनी है, मेंटेन कैसे करना है, प्रोडक्टिविटी वगैरह साथ उसका कंसर्न होता है। जनरल मैनेजर होता है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेज कर रहा होता है, देखभाल उसकी देख रहा है। और कॉर्पोरेट मैनेजर वो होता है जो लॉन्ग टर्म जो डिसीजन वगैरह जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन 1 साल से ज़्यादा उसकी स्ट्रैटेजी वगैरह क्या फॉलो करेगी होगी, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर। मैनेजमेंट के ऊपर मैं फिर बता रहा हूँ, ये आप टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के सीरीज़ में आप इसके बारे में ज़्यादा से मेरे सर्च कर सकते, इस पर बता जो होता है।